तो सबसे पहले लैंड लॉ या जो भूमि अधिनियम है, भूमि विधियाँ हैं, उसको समझने के लिए उसके पीछे का इतिहास समझना ज़रूरी है, तो ही आगे की क्लास आप समझ पाइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और एलएलबी के सेमेस्टर्स में एक पेपर है लैंड लॉ का, भूमि विधियों के बारे में है, तो उसके पहले का हिस्ट्री जान लेते हैं ताकि बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है कि भूमि विधियों का उद्गम और विकास कैसे हुआ। तो जब भूमि पर संपत्ति का अधिकार हो, जैसे जिसकी भी भूमि है वो उसके लिए क्या हुआ, वो उसकी संपत्ति हुई। और तो यानी कि भूमि पे क्या है, एक संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। जिस भूमि का, जिस जमीन का कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी स्वामी नहीं है, उस पर सबसे पहले जिसका कब्जा हो जाएगा वो क्या होगा, वो उस जमीन का मालिक हो जाएगा। ऐसा मनुस्मृति में, मतलब इतिहास के मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो पहले मृग को, हिरण को मार देता है, मृग उसी का हो जाता है। उसी तरह से जमीन जो खाली पड़ी है उस पर पहले जो कब्जा कर लेगा वो क्या हो जाएगा, उसका मालिक हो जाएगा। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। फिर आया मुस्लिम धर्म, मुगल काल। तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब ने कहा कि बंजर भूमि को जो कृषि योग्य बना देगा जमीन उसी की हो जाएगी। किसने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा। और फिर विधि शास्त्री अबू हनीफा ने कहा कि किसी भी भूमि को अपना बनाने के लिए, उस पर अपना अधिकार दिखाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, सरकार की अनुज्ञा की ज़रूरत होती है। लॉजिकल बात यही थी, ठीक है। तो उद्गम और विकास के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भूमि पर संपत्ति का अधिकार मनुस्मृति में अलग है, मोहम्मद साहब ने अलग कहा और अबू हनीफा ने अलग कहा। मनुस्मृति में कहा गया कि पहले जो कब्जा करेगा उसका होगा। मुस्लिम में मोहम्मद साहब ने कहा कि बंजर भूमि को जो पहले कृषि कर देगा, और अबू हनीफ ने कहा कि सरकार की अनुज्ञा के बाद ही भूमि पर अधिकार होगा। अब इसके बाद है संपत्ति के अधिकार का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलेंगे इसके लिए हिंदू काल में। हिंदू काल में क्या होता था कि राजा भूमि का स्वामी खुद नहीं होता था। वो क्या करता था, वो उपज का भाग लेता था राजा, ठीक। ये आपने हिस्ट्री में कई जगह पढ़ा होगा कि राजा जो है परसेंटेज लेते थे, 3/4 ऐसे करके परसेंटेज लेते थे। तो राजा भूमि का छठा हिस्सा दान कर सकता था। भले वो भूमि का स्वामी नहीं, लेकिन भूमि का छठा हिस्सा वो दान भी, जमीन को दान भी देते थे। और औरंगजेब और अकबर तो 1/3 नगद ले लेते थे भूमि का। तो बेसिकली हिंदू काल में क्या था कि जमीन का स्वामी राजा भले ना हो, लेकिन स्वामी से जुड़े सारे अधिकार राजा के पास जरूर होते थे। हिस्सा भी लेता था, दान भी देता था, नगद भी लेता था और भूमि पे उपज भी लेते थे। उसके बाद उस समय भूमि पर खेती करने पे ज़्यादा बल दिया जाता था, क्योंकि वही उपज ही जो था वही विनिमय का मेन माध्यम था। और कृषक भूमि का स्वामी होता था। स्वामी किसको कहने के लिए, स्वामी कौन होता था, किसान होते थे। हिंदू काल में मालगुजारी व्यवस्था थी और गाँव का एक मुखिया होता था। ये सब आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा कि मालगुजारी व्यवस्था थी और गांव का मुखिया होता था। फिर आया मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में भूमि का इस्तेमाल जो है वो आपस में संबंध बनाने के लिए किया जाने लगा। कृषि से ज़्यादा अब किस चीज़ के लिए यूज़ हो गया कि युद्ध में। तो अब आपस में संबंध बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ, भूमि का इस्तेमाल हुआ। किसके थ्रू, मालगुजारी व्यवस्था के थ्रू। खिराज हुआ, जकात हुआ, फिर अकबर के समय में टोडरमल व्यवस्था हुआ। तो इस तरह से भूमि का यूज़ अलग तरीके से होने लगा। फिर आया ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल 1775 से 1857 तक भूमि से ज़्यादा किले पर वो लोग जोड़ देते थे। किला जीतने पे ज़्यादा फोकस होता था। तो गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था ज़मीन पर। तो इसके लिए स्थायी बंदोबस्त हुआ, तालुकेदारी प्रणाली हुई। फिर जो लोग जीत जाते थे वहाँ अपने ज़िले में अपने उसका बंदोबस्त करते थे। फिर रेंट रिकवरी एक्ट आया, यूपी काश्तकारी अधिनियम आया, जमींदारी प्रथा शुरू। इसमें से आपको कुछ कुछ तो ज़रूर याद होगा। जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, तालुकादारी, ये 3 भी लिखिएगा तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आ गया, उनके बाद जमींदारी उन्मूलन का काम शुरू हुआ। तो जमींदारी उन्मूलन 1946 पे से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया जमींदारी उन्मूलन के लिए, और फिर जमींदारी उन्मूलन समिति बनी और भूमि व्यवस्था विधेयक पारित किया गया। और धारा 4 के अनुसार जमींदारों का उन्मूलन उस दिन से होगा जिस दिन राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी कर देगी। तो हर बार राज्य सरकार का एक गजट निकलता है और उसी में अधिसूचना जारी की जाती है और उसी गजट में सारा डिटेल होता है। फिर अधिनियम की विशेषता क्या दी गई, तो अधिनियम की विशेषता में कहा गया कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति होगी, मुआवजा जो भी है उसका भुगतान कर दिया जाएगा, जिन लोगों की ज़मीन ले ली गई उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनके अनुदान का भुगतान किया जाएगा और सभी को खेती का अधिकार दिया जाएगा।
सभी के खेती के अधिकार सुरक्षित रहेंगे जिनकी भी जमीन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के दौरान इधर उधर हुई है। और फिर नई जोतदारी व्यवस्था शुरू की जाएगी जिसमें भूमि को लगान पर उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप अपनी जमीन किसी और को लगान पर दे सकें, इस पर प्रतिबंध होगा। और जोतों के निर्माण पर रोक लगेगी, अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगेगी और समान उत्तराधिकार होगा और ग्राम जनतंत्र की स्थापना होगी। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अधिनियम की विशेषता। मान लीजिए एक ज़मीन है और ज़मींदारी प्रथा चल रही है और ज़मींदार लोग उस पर अपना अधिकार समझ रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब समाप्त होगा तो जिसको जिसको ज़मींदारी दी जाएगी उसको मुआवजा भी दिया जाएगा जिसकी ज़मीन इधर से उधर होगी, और उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनको अनुदान का भुगतान किया जाएगा। फिर उनको बोला जाएगा कि अब आप खेती कर लिए, आप पे खेती पे से प्रतिबंध नहीं है, आप अपने जोत पे अपना खेती करो, खेती का अधिकार आपका वैसे ही है, और इस पे लगान लेकिन नहीं लगाओगे, आप अपने से खेती करोगे। और कोई भी एक इंसान के पास बहुत सारी भूमि जो है उसका जमाव नहीं होना चाहिए। जो वो है ना बंटवारा जो ज़मीन का, वो इक्वल मतलब सही तरीके से होना चाहिए, नहीं कि किसी एक के पास बहुत सारी भूमि और किसी के पास एक नहीं है। तो समानता अधिकार रहेगा और इस तरह से क्या होगा, गाँव में जनतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो जमींदारी उन्मूलन में मेन उद्देश्य क्या था जिसको सफलता मिली कि एक तो मध्यवर्ती की समाप्ति हो गई, जमींदारों और खेती करने वालों के बीच में जो मध्यवर्ती होते थे वो समाप्त हो गया। दूसरा, अब सरल जोतदारी व्यवस्था जो है वो लागू हो गई, जो सबको समझ में आने लगी। तीसरा, लगान पर अब भूमि उठाने पर रोक लगने लगा कि लोग इकट्ठे बहुत सारी जमीन ले लेते थे और तरह तरह के लोगों को लगान पे दे देते थे कि तुमको इतना उपज करना, उसका इतना लगान तुम हमको दोगे। और भूमि के अधिक जमाव पे अब रोक लग गया, किसी एक के पास बहुत सारी जमीन नहीं होती थी, क्योंकि वैसा होगा तो फिर से जमींदारी व्यवस्था आ जाएगी। और लाभकर जोतों के निर्माण पे रोक लगने लगा, ग्राम स्वतंत्र हो गए, स्वायत्त हो गए, शासन का विकास हुआ और सहकारी कृषि, लोग मिल करके कृषि करने लगे, इसको प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से जो लैंड लॉ का विकास है वो आप समझ गए। उसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, पूरा आपको कैसे शुरू करना। तो उद्गम एवं विकास मनुस्मृति मोहम्मद साहब और अबू हनीफा से शुरू करिएगा, फिर हिंदू काल शुरू करिएगा, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, और फिर जमींदारी उन्मूलन पे जाइएगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम क्या है, अधिनियम की विशेषता क्या है, अधिनियम से फ़ायदा क्या हुआ, अधिनियम का परिणाम क्या हुआ, और फिर कंक्लूड कर दीजिएगा। सिंपल एक बेसिक हिस्ट्री, और इसको जरूरी नहीं कि इसमें क्वेश्चन आए तो ही लिखिए, आपको इससे रिलेटेड लैंड लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये हिस्ट्री लिखिएगा तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, तो बाकी की क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम और लोकेशन ज़रूर शेयर करिएगा।